सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं सरिता रावत। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में बढ़िया ढंग से कार्य हो सके, इसलिए स्कूल प्रबंधन सदस्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूल में विकासात्मक गतिविधियों व सतत समग्र मूल्यांकन इत्यादि पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में बढ़िया ढंग से कार्य हो, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूल में विकासात्मक गतिविधियों व सतत समग्र मूल्यांकन इत्यादि पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। गौरतलब है कि स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की स्कूल में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है, ताकि स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण दे रही प्रशिक्षिका निर्मला देवी ने बताया कि स्कूल के विकास के लिए एसएमसी सदस्यों की भूमिका अहम रहती है और बाकी गतिविधियों में भी एसएमसी सदस्य पूरी तरह अपनी भागीदारी रखें, इसके लिए सारी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाई जा रही है। इसमें हमने जो है वो मॉड्यूल बना रखा है, जो हमें डाइट से आया है। ये मॉड्यूल है, इसमें जो है वो हमने एसएमसी जो आए हुए हैं मेंबर्स, इनको हमने बताना है कि जो बच्चों के जो अधिकार हैं और क्या इनको जो है वो शिक्षा कैसे अनिवार्यकरण, क्या अधिकार दिए हैं, शिक्षा का जो अनिवार्यकरण किया है उसमें क्या क्या प्रावधान है, और उसके बाद जो है वो सीसी जो है लगाई है स्कूलों में, वो उसको कैसे भरना है, क्या क्या वो जानते हैं इसके बारे में। अगर नहीं जानते तो हमने इनको जानकारी देनी है कि कैसे जो है आप बच्चे का अपना जो है वो रिज़ल्ट जो है वो पता कर सकते हैं। और स्कूल विकास योजना या स्कूल में जो है वो इन एसएमसी मेंबर्स का जो है वो क्या योगदान है, क्या ये कर सकते हैं, अध्यापक साथ मिलकर जो है एसएमसी जो है वो क्या क्या कार्य कर सकती है, क्या क्या जो है वो ये स्कूल विकास में अध्यापक की कैसे जो है वो सहायता कर सकते हैं, ये जो है वो हमने इनको जो है वो ट्रेनिंग दे दी। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। सांसद रामस्वरूप शर्मा के कुल्लू पहुंचने पर सर्किट हाउस का कोई भी कमरा प्रशासन द्वारा ना खोले जाने पर भाजपा पार्टी में काफी रोष हुआ है। पार्टी ने इसे सांसद का अपमान बताया है। इस मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कुल्लू जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा अपनी एक बैठक के तहत कुल्लू के सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन पौने घंटे तक सर्किट हाउस का कोई भी कमरा सांसद के बैठने के लिए नहीं खोला गया। वे पौने घंटे तक सर्किट हाउस के बाहर चक्कर काटते रहे। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष और मनाली के विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कुल्लू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बात को पूरी तरह से सांसद का अपमान बताया और कुल्लू के जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। पत्रकार वार्ता के दौरान गोविंद सिंह ने कहा कि 7 सितंबर को कुल्लू के सर्किट हाउस में सांसद रामस्वरूप शर्मा पहुंचे, लेकिन पौने घंटे तक वे सर्किट हाउस के लॉबी में ही घूमते रहे और प्रशासन द्वारा उनके बैठने के लिए कोई भी कमरा नहीं खोला गया। 7 तारीख को इस कुल्लू के सर्किट हाउस में लगभग दोपहर 2 बजे हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रामस्वरूप शर्मा जी आए और उसके बाद उन्होंने हमको टेलीफोन करके बताया कि लगभग आधा पौना घंटे से मैं सर्किट हाउस की लॉबी में घूम रहा हूं और मेरे लिए यहां पर बैठने के लिए कमरा नहीं खुल रहा है, और जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक लोकसभा के सांसद को 1 नंबर कमरा खुलना चाहिए था, 1 नहीं तो 2 नंबर कमरा, लेकिन अधिकार 1 नंबर पर। और फिर ये दोनों कमरे उस समय खाली थे और खाली होने के बावजूद प्रशासन ने वो कमरे उनके बैठने के लिए नहीं खोले। और इसलिए आज हमने जाकर के जिलाधीश को हमारे मेंबर पार्लियामेंट की नाराज़गी से अवगत करवाया और हमने ये कहा कि आइंदा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और हमने उसके लिए कुल्लू जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जाकर के उसके लिए अपना विरोध उन तक पहुंचाया है। और ये जताना हमारी यानी क्योंकि रामस्वरूप शर्मा जी हमारे मेहमान थे, कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के निमित्त आए थे और एक जनप्रतिनिधि का अपमान हुआ है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष गौतम ठाकुर ने कहा कि जिला कुल्लू में रह रहे जनजातीय लोग विशेषकर लाहौल स्पीति के हजारों परिवार टीडी ना मिलने से परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है कि जिला कुल्लू में रह रहे लाहौल स्पीति, पांगी, सिरमौर, किन्नौर के हजारों परिवारों को टीडी से वंचित ना किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक जनजातीय लोगों को टीडी नहीं मिलती तब तक लोगों को वन निगम के डिपुओं से उचित मूल्य पर इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष गौतम ठाकुर ने कहा कि जिला कुल्लू में रह रहे जनजातीय लोग विशेषकर लाहौल स्पीति के हजारों परिवार टीडी न मिलने से परेशान हैं। गौतम ठाकुर ने मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लाहौल स्पीति के लोग पिछले 6 दशकों से कुल्लू में रह रहे हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, लेकिन 1911-12 के बर्तनदार नहीं है। उन्होंने बताया कि 1911-12 का बर्तनदार वही माना जाता है जिसके पास भूमि राजस्व विभाग में दर्ज हो। ठाकुर ने कहा कि जनजातीय लोगों को टीडी की सुविधा न मिलने से भवन निर्माण में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वन माफिया खूब चांदी कूट रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है कि जिला कुल्लू में रह रहे लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, किन्नौर के हजारों परिवारों को टीडी से वंचित न किया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जब तक जनजातीय लोगों को टीडी नहीं मिलती तब तक लोगों को वन निगम के डिपों से उचित मूल्य पर इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाए। के लोग ही नहीं, अभी तो किन्नौर, भरमौर, पांगी के जो क्षेत्रों के लोग जिला कुल्लू में रह रहे हैं, ये तकरीबन 5-6 दशकों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनके पास कृषि योग्य जमीन है, मुझे लगता है कि वो टीडी के हकदार हैं। ये जो मांग हमने सरकार से रखी है, ये कोई केवल राजनीतिक मांग नहीं बल्कि हमारी बुनियादी मांग है। टीडी के ना मिलने से एक तो वन काटोल की यहाँ पर चांदी हो रही है, दूसरा यहाँ पर रह रहे लोग जनजातीय क्षेत्रों के कुल्लू से लेकर मनाली तक, खासकर मोहल क्षेत्र में जो पांगी, किन्नौर, भरमौर के लोग रह रहे हैं, उन्हें बहुत टीडी के ना मिलने से परेशानी आ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीडी की बहाली करें। जब तक टीडी की बहाली नहीं होती, कॉर्पोरेशन के डिपों से हर आदमी जो मकानदार है उन्हें उचित मूल्य पर लकड़ी मुहैया करवाए। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर जिला परिषद सदस्य भड़क गए हैं। एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर भाजपा व कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों ने हमीरपुर के बचत भवन में इकट्ठे होकर संघर्ष की नीति बनाई। हमीरपुर के बचत भवन में आयोजित बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने पंचायती राज में 13वीं वित्त आयोग में की गई फेरबदल को लेकर चिंता व्यक्त की। बैठक में चर्चा की गई कि एमपी एमएलए के फंड को गाइडलाइन की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे में नई गाइडलाइन के तहत अब कोई भी काम करने के लिए गाइडलाइन पूरी करनी पड़ेगी। पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए बाहरी प्रदेशों की तरह ही गाइडलाइन को रखा जाए ताकि विकास की राह को तेज किया जा सके। जो मसला है वो सिर्फ पंचायती राज का जो 13वां वित्त आयोग है उसकी गाइडलाइन में फेरबदल को लेकर मीटिंग रखी गई है। इन गाइडलाइन में जो 50% जिला परिषद का और 30% ये जो पंचायत समितियों का पैसा है, इसके बारे में चेंज हुआ। 50% में 20% इन्होंने जो कन्वर्जेंस में डाल दिया और पंचायत समिति का 20% का कन्वर्जेंस में डाला। इसको लेकर लोगों में रोष है, क्योंकि एक चुना हुआ प्रतिनिधि एमपी है या एमएलए है, उनका जो आवंटन है उसमें कहीं गाइडलाइंस की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वहाँ ज़रूरत नहीं है तो पंचायती राज को बाउंड करने की ये उद्देश्य ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि पंचायती राज गली गली घर घर तक जो है अपना प्रशासन घर द्वार देता है। हमारा मुख्य आज का जो जुड़ने का यहाँ जो मकसद है वो हिमाचल प्रदेश के जितने PRIs है, इसमें 12 जिला परिषदें हैं, 73 ब्लॉक्स हैं और जो ये 3241 पंचायतें हैं, इन सब का एक सामूहिक यही है कि पंचायती राज एक सशक्त बने। हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह की सरकार में
गौरतलब है कि इस बात को लेकर 2 बार प्रदेश सरकार के समक्ष भी समस्या को रखा गया है और थोड़ा सा परिवर्तन नियम में किया गया था, लेकिन अभी भी एक्ट में ज्यादा संशोधन नहीं किए जाने से जिला परिषद सदस्यों में रोष पनप रहा है। नए एक्ट के तहत 50% जिला परिषद व 20% बीडीसी के पैसों के इस्तेमाल को संशोधित किया गया है, जिसे अब पैसे खर्च करना मुश्किल बन रहा है। सिरचरण के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। राजकीय प्राथमिक पाठशाला हमीरपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के जिला अधिकारी कुलदीप ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ठाकुर ने स्कूल के प्रांगण में बच्चों और अध्यापकों के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि जिला भर में पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि हिमाचल को हरा भरा बनाया जा सके। राजकीय प्राथमिक पाठशाला हमीरपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के जिला अधिकारी कुलदीप ठाकुर ने स्कूल के प्रांगण में बच्चों और अध्यापकों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने सुप्रभात क्लब के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस साल हमीरपुर में लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया है, जिसमें 3 लाख के करीब पौधे रोपे गए और इसी के तहत 50,000 के करीब लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे बांटे गए। स्कूल के बच्चों द्वारा भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी स्कूलों में पौधे रोपे गए। कुलदीप ठाकुर ने स्कूल के बच्चों को रोपे गए पौधों की देखभाल करने के लिए भी कहा, ताकि ये पौधे पेड़ बन सकें और हमारा वातावरण स्वच्छ हो सके, साथ ही हिमाचल भी हरा भरा रह सके। मैं इसके लिए सुप्रभात क्लब के अध्यक्ष और इनके सभी सदस्यों का बधाई देता हूँ। एक पुनः काम जो है पौधरोपण का किया जा रहा है। इस साल हमीरपुर में हम लोगों ने वन विभाग ने लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पे पौधरोपण किया और लगभग 3 लाख के करीब प्लांट जो हैं वो हमने लगाए। इसके अलावा लोगों को भी कोई 50,000 के करीब विभिन्न प्रजातियों के पौधे जो वितरित किए हैं मुफ्त। स्कूलों से स्कूल के बच्चों के द्वारा भी इस बार पौधरोपण कराया गया है और हमीरपुर जिला के मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने पौधरोपण किया है और लगभग 50,000 पौधे जो हैं वो बच्चों ने स्कूल में लगाए हैं। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष के सैकड़ों विद्यार्थियों को नए सत्र में किसी भी अध्यापक द्वारा ना पढ़ाए जाने से जहां पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं इस सप्ताह से बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के हाउस टेस्ट करवाए जाने की बात पर विद्यार्थियों में गहरा रोष पनप रहा है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी विद्यार्थियों को बाधित हो रही पढ़ाई को लेकर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के अभिभावक भी बेहद चिंतित हैं। हमीरपुर के डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना अध्यापकों के ही कक्षाओं में बैठना पड़ रहा है और इसके लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने से समस्या गहराती जा रही है, क्योंकि इसी सप्ताह कॉलेज में हाउस टेस्ट होने हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों का पेपर देना अनिवार्य है। रूसा के नए नियमों के अनुसार पेपर के अंक भी असेसमेंट से जुड़ते हैं। वहीं बीकॉम प्रथम वर्ष के सैकड़ों छात्रों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि अध्यापक न होने की वजह से वे परीक्षा में क्या आउटपुट देंगे। कॉलेज प्रशासन द्वारा भी विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के अभिभावक भी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से विद्यार्थियों का 1 साल खराब हो जाएगा। विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज प्रिंसिपल को भी इस समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को भी परीक्षा के संबंध में चिंता सता रही है। ये बीकॉम आजकल आपको पता है उसके अनुसार असेसमेंट का प्रोसीजर चल रहा है कि बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे 15 या 50 नंबर के, उसी हिसाब से उनको असेसमेंट भेजी जाएगी। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के साथ शिक्षक के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है कि उनके टीचर्स एक आधे सिलेक्टेड टीचर और 4 सिलेक्टेड टीचर नहीं। वो बच्चे आज इशू उठा रहे हैं कि हम पेपर किस बेस पे देंगे और हमें 0 मार्क्स आते हैं, असेसमेंट किस बेस पे दी जाएगी। तो प्रधानाचार्य के द्वारा उनको ऐसा आश्वासन दिया गया कि आप पेपर 2 पर ध्यान से लगाओ, आपको 0 नंबर आते हैं, आपके असेसमेंट देखी जाएगी। लेकिन हमें पता है जब असेसमेंट देने का टाइम आएगा तो वो बताएंगे जी आपको तो 0 नंबर आया है। तो बच्चों का ये इशू आज भी हमारी प्रॉपर क्लासेस क्यों नहीं लग रही हैं और हम पेपर इस बेस पे नहीं देना चाहते। तो इस प्रधानाचार्य हमारे इस कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है पेपर तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 0 नंबर आए, चाहे आपको 15 में से 15 नंबर आए। तो हम ये प्रधानाचार्य से ये मांग करते हैं कि बच्चों के बीच का खिलवाड़ ना करते हुए असेसमेंट सेंटेंस के हिसाब से अब दे दी जाएगी। उसके अनुसार एक माइनर पेपर और होता है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए और अगले क्लास से लगवाई जाए।
वहीं इस मामले पर प्रिंसिपल चंचल कपूर ने माना कि बीकॉम के छात्रों को पढ़ाई के लिए दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि इस कक्षा के लिए जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और गेस्ट लेक्चरर लगाए जाएंगे ताकि पढ़ाई सुचारू ढंग से चलती रहे। हमारी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कॉमर्स में। यहाँ 7 टीचर्स, एक प्रमोट हो गए हैं, प्रिंसिपल बन चुके हैं और दूसरे ट्रांसफ़र हुए हैं नहीं, तो 2 टीचर्स जाने से यहाँ दिक्कत आई है क्योंकि हमारे पास कॉमर्स में बीकॉम के साथ एमकॉम भी है, तो इस वजह से एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है क्योंकि टीचर्स के पास वैसे भी वर्कलोड कुछ ज़्यादा है, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। 2 बार हाउस टेस्ट होते हैं, यानी मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं मिड टर्म 2 बार, और इनको साथ में गाइड किया गया है क्योंकि जब टीचर्स आए तो उन्होंने बताया कि हम इनको साथ साथ गाइड करते हैं। बुक्स के बारे में इनको बताया गया है, जो सिलेबस है सारा डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कभी टीचर्स से मिलके अपनी प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस नहीं की। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला के विद्यार्थियों द्वारा कुसुम्पटी बाजार में बुधवार को एक रैली निकाली गई। एजुकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से निकाली गई इस रैली में विद्यार्थियों ने हाथ में बैनर लेकर नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा को लेकर एक जागरूक रैली निकाली गई। एजुकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से निकाली गई इस रैली में स्कूली बच्चों ने नारे लगाकर लोगों को गुणात्मक शिक्षा के प्रति जागरूक किया। ये संस्था यूएनओ की थीम यूनाइट फॉर क्वालिटी एजुकेशन पर काम कर रही है, जिसके तहत 30 सितंबर को न्यूयॉर्क में गुणात्मक शिक्षा को लेकर पूरी दुनिया भर से इकट्ठी की गई क्लिपिंग्स दिखाई जाएगी। इनमें से एक क्लिप हिमाचल के छोटा शिमला स्कूल की होगी, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने जानकारी दी कि एजुकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को ये मौका मिला है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हिमाचल गुणवत्ता शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है। ये अपने आप में एक बड़ी हिस्टोरिकल रैली है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो रैली निकाली जा रही है, ये यूएनओ ने एक थीम दिया है 2014 में, यूनाइट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और यूएनओ के लिए जो वर्ल्ड लेवल पे जो एजुकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 172 कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर रही है, तो वो यूएनओ के लिए जो क्लिपिंग है वो इकट्ठी कर रही है, जिसको जो है यूएनओ सेक्रेटरी जो बानी की मून जी है 30 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में जो है पूरी दुनिया की क्लिप्स जो है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जो देखेंगे, उसमें हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हिमाचल को और भारत को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम इस क्लिप के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि भाई क्वालिटी के बारे में भारत के अंदर और हिमाचल के अंदर बहुत सारा कार्य हो रहा है और हम बहुत जागरूक है। हमारे अध्यापक बहुत जागरूक है क्वालिटी के ऊपर, हमारे जो अभिभावक है, हमारे जो बच्चे हैं क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये विशेष उद्देश्य इस रैली का आज जो है हम हमने मार्च पास्ट का हमें एक जो कार्यक्रम दिया था कि आप मार्च पास्ट और स्लोगन के माध्यम से जो है एक जागरूकता लाए कि क्वालिटी के लिए काम किया जाए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रातःकालीन सभा में पहले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा की जानकारी दी गई और इसके उपरांत रैली द्वारा समाज को गुणात्मक शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमारे विद्यालय को इसके लिए चुना है। ये क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है। आज जो है वो प्रातःकालीन सभा में भी बच्चों को इस बारे में जागरूक किया गया और रैली के माध्यम से भी बच्चों के माता पिता को, बच्चों को और शहर के निवासियों को ये संदेश जाएगा क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, जो कि इसमें हमारी जो है वो ज़रूरत है। और जो ये हमारी क्वांटिटी है वो तो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही है। तो यूएनओ ने जो है इसको थीम चुना है और हमने भी जो है इसका समर्थन किया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के मिडिल बाजार स्थित जामा मस्जिद में बुधवार को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों द्वारा कश्मीर आपदाग्रस्त पीड़ितों को पेश आ रही समस्याओं से निपटने के लिए कुरान खानी की गई।
जम्मू कश्मीर त्रासदी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए वक्फ बोर्ड शिमला के सदस्यों द्वारा बारगाह में खुदा से दुआ की गई। शिमला के मिडिल बाजार स्थित जामा मस्जिद में बुधवार को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों द्वारा कश्मीर के आपदाग्रस्त पीड़ितों को पेश आ रही समस्याओं से निपटने के लिए कुरान खानी की गई। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा बारगाह में पीड़ितों की जान माल की हिफाजत के लिए खुदा से इबादत की गई। मस्जिद शिमला में कुरान खानी का एहतमाम किए हैं मौलाना मुफ्ती साहब और यहाँ के सारे मुसलमान। जो जम्मू एंड कश्मीर में जो तबाही आई है बारिश की वजह से, उसके लिए अल्लाह से दुआ किए कि अल्लाह इस मुसीबत से, इस परेशानी से लोगों को नजात दे, और जो मुश्किलें हो रही अल्लाह तू ही उसको दूर कर सकता है। तो हम लोग सब अल्लाह के नाम से अल्लाह को दुआ किए हैं हम लोग सब कि वहाँ की जो परेशानियाँ हैं जम्मू और कश्मीर की, वो पूरी परेशानियाँ दूर कर दे, और जो मुसीबत है यहाँ पे वहाँ आई हुई वो मुसीबत को दूर कर, और अल्लाह सब कि जान व माल की हर चीज़ की अल्लाह हिफाजत करे वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की। हम बस अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते, हम उस वक्त और कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे बस की बात है। ये तो अल्लाह ही उन सब को महफूज रख सकता है और अल्लाह ही हर चीज़ कर सकता है। तो उसकी बारगाह में हम लोग सब अपने दिल से, अपने हर किस्म से हमारी अल्लाह से दुआ है कि हम उस चीज़ को दूर कर, अल्लाह उन सबको पे रहम कर, उनको माफ़ कर, उनके मुसीबतें सब दूर कर। हम सब की दुआ है, हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं जहाँ के सारे लोगों की जो परेशानी है वो दूर कर दे, उनकी जो तकलीफात है वो सब दूर कर दे। जामा मस्जिद के इमाम शफीक काशिम ने बताया कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों व शिमला में रह रहे गरीब मुसलमानों द्वारा कश्मीर में आपदा पीड़ितों की हिफाजत के लिए खुदा से दुआ की गई। हमने ख्वाजा साहब की सरपरस्ती में, जो हिमाचल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, सब आइम्मा हजरात और यहाँ कश्मीर के जो गरीब मुसलमान मजदूरी के लिए रहते हैं, उन सब ने अल्लाह ताला की बारगाह में इंसानियत के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमाए। खुसूसन हिंदुस्तान के कश्मीर के हिस्से के अंदर जो मुसीबत और कुदरती आफत आई है, उससे जो नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला जो है अपने फजल से उसकी तराफ़ी फरमा दे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। खुम्ब शहर सोलन की 17वीं वर्षगांठ पर खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट सोलन द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के मशरूम उत्पादक सहित देश के लगभग 17 राज्यों के 800 खुम्ब उत्पादकों ने खुम्ब उत्पादक तकनीकियों पर आधारित प्रदर्शनी में भाग लिया। खुम्ब शहर सोलन की 17वीं वर्षगांठ पर खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट सोलन द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस दौरान निदेशालय की ओर से किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मशरूम की नवीनतम उत्पादन तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इस कुंभ मेले में सरकारी और गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मशरूम स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सोलन जिला को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि खुम्ब की विभिन्न किस्में हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद रहती है। उन्होंने कहा कि कम क्षेत्र में अधिक आय अर्जित करने का सबसे अच्छा साधन किसानों के पास मशरूम उगाना है। उन्होंने कहा कि मशरूम जहां स्वास्थ्य वर्धक है, वहीं औषधीय मशरूम भी अच्छी आय का साधन बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मशरूम निदेशालय ने ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जिसकी पैदावार पहले 75 दिनों में होती थी, वे अब 45 दिनों में हो रही है। जिस तरह का प्रयास हुआ है उससे यहाँ के स्थानीय किसानों में जो है वो मशरूम प्रोडक्शन के लिए जो है वो काफ़ी उत्साहवर्धक जो है यहाँ की टेक्निक जो है उन्होंने अपनाई है और उससे किसानों को दोहरा लाभ हुआ है। एक तो ये जो मशरूम है केवल मात्र सब्जी के लिए नहीं उगाई जाती है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और ये बहुत सी दवाइयों में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से भी और दूसरा जो है आर्थिक जो स्थिति है हमारे किसानों की वो बेहतर हुई है। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर मनजीत सिंह ने कहा कि हर वर्ष किसानों के लिए मशरूम मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में 17 राज्यों के करीब 800 किसान भाग ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को मशरूम से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इस मेले के माध्यम से प्रदेश के उत्पादकों को अन्य राज्यों के मशरूम उत्पादकों एवं विशेषज्ञों से कुंभ उत्पादन संबंधी विभिन्न तरह की जानकारी भी मिल पा रही है। हमारी जो भी उपलब्धियां हैं किसान भाइयों के लिए उनको दर्शाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान भाई आते हैं और एग्जीबिशन लगाने के लिए दूसरे साथी आते हैं और उनके इंटरेक्शन से सभी को भरपूर लाभ होता है। इस साल भी हमारे पास 700-800 किसान 17-18 स्टेट से इस मेले में शिरकत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संस्थान जो कि एक नेशनल स्तर का संस्थान है, इसके ऊपर जो भी प्रयोग हुए हैं, जो यहाँ पे नई तकनीकी विकसित की गई है, चाहे वो शटाके कुंभ का समय कम करने के लिए हो या बटर मशरूम की नई किस्में या अन्य नई जातियाँ जैसे कि वुडियर मशरूम का शटाके के अंदर ही लेंटाइनस ट्यूबेरिजियम और साइजोफिलम, इस प्रकार की कई प्रजातियाँ जिनके ऊपर नई शोध किया गया है, इन सब जानकारी से मेरे यहाँ पे जो भी साथी आए हैं पूरा लाभ उठा पाएंगे। मशरूम मेले में भाग लेने आई छात्राओं ने कहा कि इस मेले में आकर उन्हें काफी अच्छा लगा। उन्होंने इस मेले में मशरूम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो मशरूम्स हैं उनका देखना है और उनके नेम को नोट डाउन करना है और फिर उनके बारे में हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। हमें रियल लाइफ में नहीं पता ना कि मशरूम, हमें पता था कि नेम ये होता है, लेकिन हमने रियल लाइफ में देखा नहीं है कभी, तो अब यहाँ के देख रहे हैं कि हाँ ये भी होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ कैसे होता है। सर ये हमारा स्टॉल सर ढींगरी प्लूरोटस जिसे ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें कि हाउ इट इज कल्टिवेटेड, ये हमारे न्यू मशरूम्स आए हैं, पिंक ढींगरी जिसे बोलेंगे, ये प्लूरोटस डिजमार। बीएमआर में हमारा एक ब्लॉक है स्पॉन लेबोरेटरी का, जहाँ पे हम हर एक मशरूम की स्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। मशरूम मेले में भाग लेने आए किसान बलराम और राजेश ने कहा कि वे हर साल इस मेले में भाग लेने आते हैं। इस मेले में लगाए गए मशरूम स्टॉलों से उन्हें काफी जानकारियां मिलती है। देखने पर हमारा बड़े प्रोत्साहन मिला है। मशरूम का मैं 10-12 साल पहले से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से नई जानकारी मिल रही है, उनसे हमारा ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। को पता लगा था कि यहाँ सोलन में बहुत अच्छा मशरूम मेला लगाया जा रहा है। मैं एक बार पहले भी आया था जहाँ, उन्होंने बोला कि आप मेले में आइए, प्रदर्शनी देखिए हमारी। हम पंजाब में जो है ना कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं, पूरा स्पान यूनिट या कंपोस्ट या प्रोडक्शन के लिए है जी, हाँ प्रोडक्शन के लिए हम उसके लिए हम आए। बड़ी खुशी हुई, यहाँ से बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो हमको लगता है कि जिस मकसद से हम आए हैं वो कामयाब उस पर हो जाएंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की रामपुर स्थित कार्यशाला में कार्य कर रहे मैकेनिकों की हालत पशुओं से भी बदतर हो गई है। मैकेनिकों को कीचड़ में लिपटकर बसों की मरम्मत करनी पड़ती है, जिससे कि कीचड़ में करंट लगने का खतरा बना रहता है। अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए मैकेनिक कई बार सरकार से गुहार कर चुके हैं, परंतु सरकार द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हिमाचल परिवहन निगम की रामपुर स्थित कार्यशाला की दशा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कार्यशाला में मैकेनिकों का कहना है कि हर बार कार्यशाला की हालत को सुधारने की मांग की जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि तक भी मामला पहुंचाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैकेनिकों का कहना है कि रामपुर डिपो में 110 बसें हैं, इनमें से 30 बसें हर रोज मुरम्मत के लिए कार्यशाला पहुँचती है, लेकिन कार्यशाला में केवल 4 वाहनों के लिए डेक बने हैं। ऐसे में मैकेनिकों को कीचड़ में ही बसें ठीक करनी पड़ती है। मैकेनिकों का कहना है कि कीचड़ में बिजली करंट लगने का भी हमेशा खतरा बना रहता है। वहीं कार्यशाला में पीने के लिए स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरन वाहनों को धोने के लिए इस्तेमाल हो रहा पानी ही पीना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कार्यशाला के चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे हमें हमारे सभी कर्मशाला के कर्मचारी भाइयों का इतना बुरा हाल है कि जो पशुओं से भी बदतर स्थिति में हम लोग हैं यहाँ पर। इसका साक्षात प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कीचड़ के बीच में किस प्रकार हमें यहाँ पर दिन रात कार्य करना पड़ता है। ना यहाँ कोई बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से है, ना ही यहाँ पर हमारे यहाँ कोई पीने के पानी का भी स्वच्छ पीने के पानी का जो कि IPH विभाग द्वारा मुहैया करवाया जाता है, वैसा पीने का पानी का कोई भी साधन नहीं है। अप्राकृतिक साधन से पानी जुटाया गया है पीने के लिए भी, और उसी में गाड़ियाँ धुली जा रही हैं। वही कीचड़ में हमें दिन रात काम करना पड़ रहा है। ऐसी हालत में हमारी स्थिति तो अच्छे दिन तो ये आगे है कि कीचड़ में ही हमारा कमल खिल रहा है। हमें तो कीचड़ में कमल बना दिया है यहाँ पर इस कीचड़ में। यहाँ रामपुर डिपो में 110 बसें हैं और जिनकी
जो कि गाड़ियाँ मेंटेनेंस के लिए 30% डेली वर्कशॉप आ रही है। वर्कशॉप की हालत इतने बद से बदतर है कि हम बार बार भी जब भी हमारी मीटिंग होती है तो हम अपना प्रस्ताव लेके RM साहब के पास जाते हैं। वो हमें आश्वासन देते हैं कि हमने DM साहब को बोला है। हमको बोलते बोलते 4 साल हो गई आज। इससे पहले भी ठाकुर महेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, उसके बाद भी नहीं हमारी कोई सुनाई हुई। उसके बाद यहाँ के विधायक साहब को भी हमने यहाँ लाया। आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप की क्या हाल है। हमारे वर्करों को करंट लगने का खतरा है और ना कि और टायर के लिए गाड़ियाँ आती है तो जैक लगाना बड़ा मुश्किल है। और रोजाना 30 गाड़ियाँ मेंटेनेंस के लिए आती है और तो कीचड़ में काम करना पड़ता है। और ऐसे कीचड़ में कौन काम करे। और अरचोली नाले का सारा गंदा पानी जो अंदर आ रहा है, स्मेल मार रहा है और ऐसे में बदबू है और बीमार होने का खतरा है इसमें। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। पूरे देश में जहां अवैध खनन को लेकर सरकार व प्रशासन सख्त हुआ है और खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही व चालान कर जुर्माना किया जा रहा है, उसी के चलते ट्रैक्टर मालिकों द्वारा कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रैक्टर मालिकों ने प्रशासन की दोहरी नीति की निंदा करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा ट्रैक्टरों पर तो कार्यवाही की जाती है, लेकिन क्रैशर व JCB मालिकों पर सरकार व प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ट्रैक्टर मालिकों द्वारा कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रैक्टर मालिकों ने प्रशासन की दोहरी नीति की निंदा करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा ट्रैक्टरों पर तो कार्यवाही की जाती है, लेकिन क्रशर मालिकों और JCB मालिकों पर सरकार व प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि उनके पास भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। अब प्रदेश के ट्रैक्टर मालिकों ने प्रदेश सरकार के प्रति कड़ा रुख अपना लिया है। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा कोई उचित समाधान नहीं निकाला जाता है तो ट्रैक्टर मालिक अपने ट्रैक्टरों को जिला व तहसील मुख्यालयों में खड़ा कर देंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। उनका कहना है कि खनन ट्रैक्टरों द्वारा नहीं किया जाता है, खनन बड़ी क्रैशर मशीनों व JCB द्वारा किया जाता है, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती। हमने 6 तारीख SDM साहब को ज्ञापन दिया था और उसमें हमने ये SDM साहब से ये अनुरोध किया था कि ट्रैक्टर वालों के ऊपर चलान हो रहे हैं खनन के ऊपर। तो हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया कि जो और रिटर्न जो क्रैशर मालिक हैं उनकी भी कोई परमिशन नहीं है, रिलीज नहीं है उनके पास, वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। फिर SDM साहब ने हमें बताया कि आप रिटर्न कंप्लेंट दो। हमने 6 तारीख की रिटर्न कंप्लेंट दी हुई है, मगर आज तक कोई भी क्रैशर वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ियां धड़ाधड़ टिप्पर ट्राले लोड होकर के जा रहे हैं, क्रैशर चले हुए हैं और जो भी इस एरिया का प्रशासन है वो सारा सोया हुआ है। उसके ऊपर जो खनन की इन्होंने नीति बनाई है सरकार ने, प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, इससे ऊपर आए दिन चलान हो रहे हैं। तो इसलिए ट्रैक्टर मालिक जो हैं ट्रैक्टरों को टोटली बंद करके बैठे हुए हैं और क्रैशरों वाले धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। ऑर्डर दिया है SDM साहब को, DC साहब SDM साहब के माध्यम से DC को, उसके खनन के मामले में यहाँ जो खनन हो रहा है, जो भट्ठा मालिक या क्रशर मालिक हैं वो धड़ल्ले से रेता बजरी ये जो है सेल कर रहे हैं, मगर ट्रैक्टर मालिक जो हैं चुपके से वो बैठ गए हैं कि खनन का वो विरोध नहीं कर रहे हैं उनका, क्योंकि कोर्ट का मैटर है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही ट्रैक्टर मालिकों ने ये मान लिया है कि हम खनन नहीं करेंगे। और भारत सरकार से और स्टेट सरकार से हमने गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और ट्रैक्टर मालिकों को कोई राहत पहुंचाया जाए। जो भी जिम्मेदार के खेत साथ साथ खड्डों के साथ पड़ते हैं, उसका जितना भी नुकसान हो रहा वो JCB की खुदाई की वजह से हो रहा, ना कि ट्रैक्टरों की वजह से। अगर उन्होंने रिलीफ दे दी तो 10 दिन तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर उन्होंने रिलीफ नहीं दी तो हमारी जो स्ट्राइक जो है वो उसी तरीके से एक रूप धारण कर जाएगी कि हम ट्रैक्टरों को सड़क के किनारे SDM हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सब खड़े कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय दिया है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा 10 दिन के अंदर कोई निर्णय ट्रैक्टर मालिकों के हक में नहीं लिया तो ट्रैक्टर मालिक जिला व तहसील मुख्यालयों में ट्रैक्टर खड़े कर देंगे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट।
1972 में बने पौंग डैम के विस्थापितों ने राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त कार्यालय राजा का तालाब में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। नूरपुर के पूर्व विधायक राकेश पठानिया व पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने जूस पिलाकर विस्थापितों की भूख हड़ताल समाप्त की। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में 1972 में बने पौंग बांध विस्थापित आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, क्योंकि लोगों को अभी तक अपने हक प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। पौंग बांध विस्थापित अपनी मांगों को लेकर राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त कार्यालय राजा का तालाब में भूख हड़ताल पर बैठे थे और सरकार द्वारा पौंग बांध विस्थापितों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, जिससे भूख हड़ताल स्थगित कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे कमेटी अध्यक्ष अश्वनी अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पौंग बांध विस्थापितों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि आश्वासन के बाद भूख हड़ताल स्थगित कर दी है। आज 8वें दिन ये जो आंदोलन है, ये इस संभावना के साथ स्थगित किया जा रहा है कि हिमाचल सरकार की तरफ से जो हमें ज़बानी वायदे किए गए हैं, खास करके हिमाचल सरकार के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव की ओर से जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा और हमें दोबारा पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के हेतु संकट में नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर नूरपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश धवाला ने पौंग बांध विस्थापितों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा विस्थापितों की हर संभव सहायता की जाएगी। रमेश धवाला ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और जल्द ही पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा। अब इन्होंने जो यहाँ पे अनशन रखा था वो लोगों की बड़ी जायज़ और जेन्युइन डिमांड्स है। यहाँ कोई टाइम था, कोई समय था, तो ये इलाका जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को हार्ट ऑफ ये कांगड़ा माना जाता था। यहाँ लाखों टन राशन जो है वो होता था और अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ करके लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन डिमांडों को, उन मांगों को लेकर कई दिनों से ये एजिटेशन कर रहे हैं। कई बार पहले भी भूख हड़ताल इन्होंने की थी इस संबंध में। तो ये सोई हुई बहरी सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने कोई आज दिन तक बात नहीं मानी और ख़ास करके जब जब कांग्रेस के थोड़े बहुत जो लोगों के बड़े मुद्दे थे, जो बड़ी मेन डिमांड्स थी, वो हमारे समय में वो तो हल हुआ है, लेकिन आज भी लोगों को, कई लोग जो हैं वो मुरब्बों के लिए, अपने हक के लिए लाखों रुपए खर्च करके आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने बुधवार को शिमला में डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित हिमाचल द पैराडाइज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के इतिहास, भूगोल, समाज, आर्थिक परिवेश एवं योजना तथा विकास पर प्रकाश डाला गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित हिमाचल द पैराडाइज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर वाजपेयी ने कहा कि डॉक्टर प्रमोद शर्मा का ये एक उत्कृष्ट प्रयास है और पुस्तक में हिमाचल से संबंधित सभी विषयों को बहुत ही गहराई से समावेशित किया गया है। छात्रों, शोधकर्ताओं एवं प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में सभी विषयों की जानकारी एक साथ वास्तुनिष्ठ रूप में एक ही जगह प्रस्तुत की गई है और चित्रों के माध्यम से भी हिमाचल को दिखाने का प्रयास लेखक द्वारा किया गया है। मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, उनकी छठी पुस्तक प्रकाशित हुई है द हिमाचल पैराडाइज ऑफ इंडिया के रूप में। इसमें लगभग 700 प्रश्नों की पुस्तक है और लगभग 700-750 चित्र इसमें दिए गए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश में जो खोजी सूचनाएं होती हैं वो इसमें प्रदान करने की कोशिश की है।
इसमें हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, हिमाचल प्रदेश का भूगोल है, हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, इसकी सोसाइटी है, यहाँ के देवी देवता हैं, इसमें प्री इंडिपेंडेंट इंडिया जो ब्रिटिश राज के समय में हिमाचल प्रदेश कैसा था, कौन सा समझिए कि ब्रिटिशर था जिसने कौन सा एरिया बसाया इसमें बड़े से माल रोड इत्यादि की तो बातें की गई हैं। इसमें लखनऊ बाजार जैसे छोटे स्थान हैं उनके बारे में सूचनाएँ दी गई हैं। यहाँ पर पूरे हिमाचल में इसमें किन्नौर के बारे में, भरमौर के बारे में, लाहौल स्पीति के बारे में सारी सूचनाएं, इतनी स्पेसिफिक सूचनाएं भी हैं। ये पर्टिकुलर एरिया है वो कितने किलोमीटर का है, उसके बाद में कौन सी नदी बहती है, ये सारी सूचनाएं इसमें दी गई हैं। पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने कहा कि किताब में हिमाचल से संबंधित सभी प्रासंगिक विषय संकलित किए गए हैं और पुस्तक में 7000 विविध प्रश्न एवं 700 चित्र शामिल किए गए हैं। पुस्तक में समसामयिक विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है और हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम, प्रजामंडल आंदोलन, शिमला में ब्रिटिश राज, हिमाचल के मंदिर एवं नगर, आर्थिक ढांचा एवं विकास को प्रमुख रूप दिया गया है। पुस्तक में 13 परिशिष्ट भी दिए गए हैं जिसमें पाठक को हिमाचल की विविध जानकारियाँ मिलती हैं। वर्षों की रिसर्च के बाद तैयार हुई है और इस किताब में हिमाचल प्रदेश के हर अंग को छूने का प्रयत्न किया गया है। वो चाहे हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हो, यहाँ की आर्थिकी हो, सामाजिक परिवेश हो, योजना एवं विकास हो, अथवा यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य जिसमें कि आपका समझौता, गोलीकांड वगैरह से लेकर, सुकेत सत्याग्रह से लेकर, प्रजामंडल मूवमेंट से लेकर, हिमाचल प्रदेश में अंग्रेज़ों का राज से लेकर और आज की तारीख में वानिकी, बागवानी और हाइडल प्रोजेक्ट्स, यहाँ का एजुकेशन का स्तर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, इन सब चीज़ों को, बिंदुओं को एक संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। 750 पन्ने, 750 के आसपास पन्ने हैं और किताब के हर पृष्ठ पे आपको चित्र मिलेगा जो कि हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ ना कुछ दर्शाता है और तकरीबन 700 फोटोग्राफ्स इस किताब में हैं और तकरीबन 8000 के आसपास प्रश्नों के रूप में हिमाचल प्रदेश की जो जानकारी है वो इस किताब में बहुत ही आसान तरीके से दी गई है और शोधकर्ताओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये काम बहुत उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के शिवपुरी में सेंट एडवर्ड स्कूल के पास सीवरेज की पाइप फटने से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पाइप से गंदा पानी रिसकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पाइप को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। शिमला के शिवपुरी में सेंट एडवर्ड स्कूल के पास सीवरेज की पाइप फटने से लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को मुंह ढककर वहां से गुजरना पड़ता है। गंदा पानी के लगातार रिसाव से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे बीमारियां पनपने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हर हफ्ते ये पाइप इसी तरह फट जाती है और पानी रिस कर घरों की तरफ आता है। आते जाते हुए बदबू से रास्ता पार करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए। ये जो यहाँ पे रास्ते में पार्किंग के पीछे जो पाइप फटी हुई है गटर की, इससे जब भी स्कूल जाने वाले बच्चों को सुबह और शाम को जब भी हम वापस आते हैं पानी रिसता ही रहता है, गंदा पानी। इससे 100 तरह की बीमारियाँ लग सकती है बच्चों को। और बरसातों में तो इतनी बुरी हालत है उस पाइप के फटने की वजह से, सारा पानी घरों की तरफ को आ रहा है सारे रास्ते में। तो इसके बारे में आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह करी है किसी को? एक आधी बार की है पहले, शायद एक बार ठीक भी करके गए वो काफ़ी पहले, पर ये हर दूसरे तीसरे दिन की रोना है इनका कि वो पाइप टूट जाती है वहाँ से और सारे गटर का पानी ऊपर की कॉलोनी का जितना भी है सारा शिवपुरी एरिया में आ रहा है। यहाँ पाइप फटी रहती है और हमेशा गंद सारा मोहल्ले की तरफ को आता है। बच्चों छोड़ने जाते हैं तो मुश्किल होती है, बदबू आती है। तो सेंट एडवर्ड स्कूल की जो नीचे पाइप है वो फ्लैश की, वो ऊपर से आती है और वो सवेर को मतलब हर हफ्ते ही फट जाती है। और सवेर को बच्चों को स्कूल जाना होता है, ऑफिस वालों को ऑफिस जाना होता है और सारा गंद उसके साथ लगता है। इसलिए हम मांग ये करते हैं कि उसको प्रॉपरली ठीक किया जाए एक बारी, या उसको बदला जाए जो टूटी हुई है। ये पाइप फटा रहता है और कई बार कंप्लेंट है, ये कुछ नहीं होता है इसका, और बड़ी बदबू है, बीमारी फैलने का डर है। जब इस मामले में म्युनिसिपल इंजीनियर विजय गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने पाइप फटने की बात को नकारते हुए कहा कि पाइप फटी नहीं है बल्कि ब्लॉक हो गई थी, परंतु अब पाइप को खुलवा दिया गया है। वहाँ पर ऐसा है, मैंने जेई से कंफर्म किया है, छोटा शिमला जोन के जो जेई हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई कल वहाँ पर चैम्बर ब्लॉक होने की कंप्लेंट आई थी। मतलब पाइप फटने की नहीं है, चैम्बर ब्लॉक हो जाता है, तो उसको खुलवाने के लिए हमने आदमी भेज दिए हैं और वो लाइन खोल दी गई है। मतलब
लाइन फटी नहीं है, चैम्बर ब्लॉक हो जाता है। तो क्योंकि लोग कई बार मिसयूज़ करते हैं, उसमें कोई कपड़ा फंस जाता है, कभी कुछ फंस जाता है, तो जिससे कि उसका फ्लो रुक जाता है और वो ओवरफ्लो करने लगता है। तो वो कल हमने अपने आदमी भेज दिए, मतलब खुलवा दिया गया। टीटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शिमला के वार्ड नंबर 18 में टनल के पास रहने वाले लोगों को गंदगी, रास्तों की खस्ता हालत और स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि बार बार निगम प्रशासन को समस्या से अवगत करवाने पर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या को जल्द समाधान करने की मांग की है। राजधानी शिमला के वार्ड नंबर 18 ढली के लोग वार्ड में चरमराई सफाई व्यवस्था, रास्तों की खस्ता हालत और खराब स्ट्रीट लाइट जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ढली टनल के समीप चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। यहाँ पर नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं रास्तों की खस्ता हालत से भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस समस्या के बारे में कई बार नगर निगम प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से अब बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने निगम प्रशासन से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई कर उनके चालान काटने की भी मांग की है। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे कोई सफाई के विषय में कोई ध्यान नहीं देता है। हमने कई बार कंप्लेंट्स कराई, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने अपने काउंसलर को भी बोला है, कमेटी में भी कंप्लेंट्स कराई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इतना घास है, इतनी गंदगी है कि लोगों के नलके खुले हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और सारा हमारे रास्तों पे गिरता है, जिससे कि बच्चों का चलना, हमारा चलना, सबका चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। या तो फिर प्रशासन पता नहीं कब जागेगा, या तो कोई जब तक बीमारियाँ नहीं फैलेगी या इससे कोई वो नहीं होगा तभी। यहाँ पे हमारे आप देख ही रहे होगे कि चारों तरफ कितनी गंदगी है। लास्ट ईयर भी हमने कंप्लेंट करवाई थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका भी। इस साल करवाई तो फिलहाल तो शायद आप लोग आए, वैसे कंप्लेंट करवा के हमारे को कितना टाइम हो गया है, कोई भी नहीं आते यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इधर से घास वगैरह हमेशा होता है, हम ही कटवाते, किसी को बुलवा के हम कटवा लेते, वैसे कमेटी वाले कभी भी नहीं आते। बहुत गंदगी है, हमें चलने में भी बड़ी परेशानी होती है, बच्चों को भी नहीं ले जा सकते हम ऐसे करके। और लाइट्स की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है सीढ़ियों में, सीढ़ियाँ भी ख़राब है यहाँ पर को। और जानवर इतने आते हैं, बंदर बहुत होते हैं यहाँ पर को। खाना हर चीज़ फेंकी होती है रास्ते पे, सफाई किसी भी तरह नहीं है यहाँ पर को, और हम लोग भी बड़े परेशान हैं इससे। हम ये चाहते हैं कि निगम प्रशासन ये करे कि मतलब चालान कटे यहाँ पर लोगों के, जो भी गंदगी फेंके, चाहे कोई भी हो। इस बारे में नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि वे सैनिटरी इंस्पेक्टर को मौके का जायजा लेने के निर्देश देंगे। उन्होंने कहा कि वहां पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा, वहीं रास्ते की भी मुरम्मत की जाएगी। जहाँ तक सफाई की बात है, हम आज ही अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि वहाँ जाकर देखें कि किस तरह से वह गंदगी को हटाया जा सके। और स्ट्रीट लाइट और रास्ते के बारे में भी मैं एक्शन साहब को भी बोलूँगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी वहाँ से उसकी रिपेयर हो। अगर वो कॉरपोरेशन का रास्ता है, अगर इंडिविजुअल रास्ता होगा तब भी उनको हम उचित निर्देश उन भवन मालिकों को देंगे कि उसका रखरखाव करें ताकि आने जाने वालों को सुविधा प्राप्त हो। कि हमारे को जो भी इस तरह का काम है वो लोगों के सहयोग से ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर बेवक्त रात को या अर्ली मॉर्निंग जब हमारे कर्मचारी वहाँ ना हो, उस वक्त कोई अगर गंदगी फैला रहा हो तो मुश्किल है इस बात का पता लगाना कि किसने वो गंद फेंका है। परंतु अगर कोई भी नागरिक हमारे ध्यान में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में शिकायत करता है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ADN वाजपेयी ने कहा है कि कॉलेजों में मेरिट के आधार पर SCA का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पढ़ाई में अव्वल विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास होगा। ADN वाजपेयी ने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालय में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को देखते हुए प्रत्यक्ष चुनाव पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि छात्र संगठन धरने प्रदर्शन के बजाय उन्हें लिखित में अपने सुझाव दें तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
हम इसमें प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित प्रक्रिया नहीं रहेगी, इसमें हम मनोनयन पर आधारित प्रक्रिया रखेंगे। हम जो बच्चे एडमिट होते हैं हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में, उनकी हम एक मेरिट तैयार करेंगे जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पर होती है। थर्ड सेमेस्टर में जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की जो कंबाइंड मेरिट बनती है उसके आधार पर बनाएंगे, और जब पूरा पूल बन जाएगा तो उसमें फैकल्टीज़ में हम उनकी मेरिट्स बनाएंगे, और जो टॉपर होगा उसको समझिए कि हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, और प्रेसिडेंट हम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर से बनाएंगे, सीनियर बैच के स्टूडेंट्स होते हैं, और नेक्स्ट फैकल्टी का जो टॉपर होगा उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे। इस बार सेक्रेटरी फर्स्ट सेमेस्टर से बनेगा एक फैकल्टी से, और सेकेंड फैकल्टी जो अल्टरनेटिव फैकल्टी होगी उससे हम जॉइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। 10 हमारे पास में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स में होंगे, और रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो कल्चर और स्पोर्ट्स दोनों में एक्सेल किया जिन बच्चों ने, उसमें कल्चरल कमेटी हमारी, स्पोर्ट्स कमेटी, उनसे हम नॉमिनेशन करवाएंगे, और 15 से 24 सितंबर के बीच में सारी प्रक्रिया पूरी करने की हमने अधिसूचना कल जारी कर दी है। जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में रोवर्स, रेंजर्स, एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स कल्चर, इनमें जिन्होंने एक्सेल किया है विद्यार्थियों ने, उनको भी हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की है। बाकी जो उनकी फैकल्टीज़ हैं, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, बीबीए, बीसीए, उनके रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होगा। इलेक्शन किसी प्रकार का नहीं होगा। जो हमारे टॉपर्स हैं, एकेडमिक टॉपर्स हैं, वही एससीए को सुशोभित करेंगे इस बार। और इसके पीछे हमारा लक्ष्य ये है कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में मेहनत की है, साल भर मेहनत की, पढ़ाई की है, टॉप किया है, उनको हम ससम्मान एससीए में शामिल करें, प्रतिनिधित्व दें, और वो यदि पॉलिटिक्स करेंगे तो एक पॉजिटिव एकेडमिकली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स भी होगी। उससे उनको भी उनके व्यक्तित्व में ही विकास होगा, और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का प्रशासन भी सुचारू ढंग से चलेगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन जिला के अर्की उपमंडल के कुनिहार में 65वें वृत्त स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने दाड़ू का पौधा लगाकर किया। ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि वन विभाग ने इस वर्ष प्रदेश भर में 3500 स्कूली बच्चों के माध्यम से 5.5 लाख पौधे लगाए हैं, ताकि प्रदेश के हरित आवरण में वृद्धि की जा सके। उन्होंने इस अवसर पर वन विश्राम गृह कुनिहार में 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त आवासीय खंड का लोकार्पण भी किया। सोलन जिला के अर्की उपमंडल की कुनिहार में 65वें वृत्त स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने किया। इस मौके पर ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार वन संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हरित हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए सभी प्रदेशवासियों, स्कूली बच्चों और अन्य विभागों की सहायता ली जा रही है। इस कार्य में युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने इस वर्ष प्रदेश भर में 3500 स्कूली बच्चों के माध्यम से 5,05,000 पौधे लगाए हैं, ताकि प्रदेश के हरित आवरण में वृद्धि की जा सके। वन मंत्री ने कहा कि लेटाना घास आज एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है और इसके निराकरण के लिए प्रदेश सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लेटाना घास हटाने में 16 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार लेटाना घास से फर्नीचर तैयार करने की ओर भी ध्यान दे रही है। वन मंत्री ने कहा कि कुनिहार मंडल में इस वर्ष 483 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 4,75,000 पौधे रोपे जाएंगे और अभी तक 427 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 12,500 हेक्टेयर पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा है और वानरों की समस्या से निपटने के लिए वनों में 25% फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक लगभग 86,000 वानरों की नसबंदी की गई है। ये कमर्शियलाइज कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने फलाना कर दिया, उससे फल भी कम आने लगा। और बच्चे डट के खाएं, लोग डट के खाएं तो डट के फ्रूट आता है, चाहे खीरा है तो चाहे फल है। कितनी बड़ी बात है, इसकी तरफ आपने तवज्जो दी। दूसरा, हमने लोगों की तरक्की के लिए इस बार 45 लाख जड़ी बूटियों के पौधे लगा रहे हैं। 16 करोड़ रुपया हमने, ये जो लेंटेला बीमारी पैदा हो गई, इसने घास को खत्म कर दिया। यहाँ तो नहीं जाती बीमारी, मैंने एक पैच देखा है, ताकि जी ने दिखाया मेरे को, जो इंडस्ट्री को जगह दे रहे हैं, वहां बहुत है। इसको रिमूवल के लिए हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं।
और उससे क्या हुआ, तो वानर तंग करने, पहले भी तो वानर थे, पहले जानवर थे, वानर थे, सब कुछ था, पहले क्यों नहीं तंग करते, अब क्या कारण हो गया। वन महोत्सव के इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार और अन्य स्थानीय स्कूलों के लगभग 300 बच्चों तथा स्थानीय निवासियों ने भी विभिन्न प्रजातियों के लगभग 900 पौधे रोपे। सिटी चैनल के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।